नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन वाघ एकेडमी के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं इसका खुला आकाश यह पूरक पाठ हम देखने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य अलग अलग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, वो गद्य हो या पद्य हो। तो ये गद्यात्मक पाठ खुला आकाश जो है ये कुंवर नारायण इनके द्वारा लिखा है और शायद इस प्रकार का पाठ हमने इसके पहले देखा नहीं है। एक अलग लेखन पद्धति यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, कुंवर नारायण इनका सबसे पहले परिचय देखते हैं। इनका फैजाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर जन्म हुआ है 1927 को और इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश यहाँ पर हुई है। इनके परिचय में बताया गया है, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। ठीक है, मूल रूप से ये कवि है और सशक्त हस्ताक्षर ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, सशक्त हस्ताक्षर यानी काव्य लेखन में वे बहुत ही निपुण थे। उनकी कविता, उनकी प्रतिभा बहुत ही बेजोड़ थी। उसको हस्ताक्षर यानी साइन नहीं, सशक्त हस्ताक्षर का अर्थ होता है एक श्रेष्ठ कवि या श्रेष्ठ लेखक, लिखने वाला। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। तो ये किसी भी भारतीय लेखक कवि का सर्वोच्च सम्मान यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो उनकी श्रेष्ठता ही इसमें दिखाई देती है कि केवल कवि ही नहीं तो साहित्य के जो अलग अलग विधाएं होती है, लेख, कहानियां, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि सभी विषयों पर इन्होंने गहरा ऐसा लेखन किया है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियों में है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजीय, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी बताया गया है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। अब ये जो पाठ है, ये पाठ डायरी विधा इसमें दिया गया है। अब डायरी यानी कि डायरी लेखन आप सभी को पता है क्या होता है। मनुष्य जो कुछ अनुभव अपने जिंदगी के आता है, ये अनुभव डायरी के माध्यम से लिखकर रखता है। भविष्य में ये अनुभव उसको काम में आते हैं। तो ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये डायरी महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए डायरी लेखन ये हिंदी साहित्य का एक प्रमुख ऐसा प्रकार बताया गया है। तो इन्होंने अपनी डायरी लेखन के माध्यम से जीवन में किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक चुनौती है, हर दिन एक नया संकट, हर दिन नया प्रश्न निर्माण होता है और आदमी अपने बलबूते पर उस पर विजय पाता है। तो इसको संघर्ष कहा गया है। उसके साथ साथ साहित्य, आत्मचिंतन का अर्थ होता है जो कुछ हमने किया है वो योग्य हो या अयोग्य है, ये सोचना यानी आत्मचिंतन होता है। जीवन क्रम आदि पर अपने विचार उन्होंने स्पष्ट किए हैं। तो ये डायरी लेखन है, एक महत्वपूर्ण विधा है। हर दिन या उनके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लेखन के कुछ अंश थे तो इस डायरी के माध्यम से लिए गए हैं। देखो, ये पहला जो विषय है ये अंदर की दुनिया, इस विषय में उन्होंने लिखा है। क्या कहते हैं वो, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है। अब आप यहाँ पर दुनिया इस शब्द का शब्दशः अर्थ नहीं लेना है। हमें बाहर की दुनिया में घर दिखाई देते हैं, पहाड़, पेड़, गाड़ियां, रास्ते, बहुत सारी अन्य चीजें। ठीक है, ये होगी बाहरी दुनिया और एक दुनिया अंदरूनी होती है। अब ये अंदरूनी दुनिया जो होती है ये बहुत सी बार काल्पनिक होती है, बहुत सी बार भावनिक होती है, बहुत सी बार संवेदनात्मक होती है। ठीक है, तो ये दोनों दुनिया अलग अलग है। देखिए कैसे बाहर की अपेक्षा से उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अंदरूनी दुनिया किसी भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण ऐसा जीवन का अंश होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो बाहरी दुनिया है इसमें हम इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि हमने अपनी अंदरूनी दुनिया को यानी हमारे मन को, हमारे विचारों को हमने छोटा कर दिया है। अब देखना, बाहरी दुनिया यानी केवल भौतिक दुनिया,
जिसे हम मटेरियलिस्टिक कहते हैं, बहुत अच्छी सी लैविश जिंदगी, खाने पीने के विविध चीजें, रहने को बहुत अच्छा घर में भी गाड़ी, इसी में आदमी अपना जीवन नष्ट कर देता है और अपनी अंदरूनी दुनिया जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं ये वो भुला देता है, यानी उसको वो छोटा कर देता है। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम अंदरूनी दुनिया में छोटे होते जा रहे हैं, मीन्स गरीब होते जा रहे हैं। बाहरी दुनिया में हम स्वार्थी बन चुके हैं और यही स्वार्थ हम अपने अंदर निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थी बनेंगे, निस्वार्थी का अर्थ होता है जब हम कोई कार्य लोगों के लिए करते हैं तो, और लोगों के लिए काम करते समय हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है, तो वो निस्वार्थ कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे हम निस्वार्थी काम करने लगेंगे तो हम भीतर से भी वैसे ही बनेंगे और ये निस्वार्थी जीवन हमें अंदरूनी शक्ति भी प्रदान करेगा। हमारा मन, हमारी आत्मा निस्वार्थ रूप से काम करने के लिए प्रेरित होगी और हम बाहरी दुनिया में भी उसी प्रकार व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, लगभग 90% लोग स्वार्थी जीवन जीते हैं और आज ये दुनिया जो चल रही है जिसे हम मानवतावादी कहते हैं, तो ये मानवतावादी केवल 10% लोग हैं कि जो लोगों का, दूसरों का विचार करते हैं और निस्वार्थ रूप से उन्हें मदद करते हैं। तो लेखक का कहना है हमें अंदर से निस्वार्थ रूप से रहना होगा और ये अंदर से निस्वार्थपन हमें तब प्राप्त होगा जब हम बाहरी दुनिया से कुछ पलों के लिए दूर होंगे। ओके, तो 10 मार्च 1998 के समय ये उन्होंने लिखा है। दूसरा अंश जो है वो कहते हैं कि मकान पर मकान, ये बताया गया, ये भी भौतिक जीवन के संदर्भ में ही इन्होंने बताया है। क्या कहते हैं देखो, जिस गली में आजकल रहता हूं वहां एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। ओके, ये शहरों की विडंबना ये बता रहा है। ठीक है, कैसे देखो, उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने के लिए गुंजाइश ही है, मकान ही मकान है। इतने मकान के लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं, लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी आप कहते हैं, आप बड़े बड़े शहरों की अगर स्थिति देखेंगे, देखो गांव की तरफ तो बहुत सारी जगह होते हैं, लेकिन आज आप जितने बड़े शहर में जाओगे उसमें ये समस्या दिखाई दे रही है कि घर बनाने के लिए जगह नहीं है। तो फिर क्या करते हैं लोग, एक मकान पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, यानी हम जो कई मंजिला बिल्डिंग हम कहते हैं ना, मराठी में त्याला इमारत म्हणतात। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग्स जो है ये लोग बना रहे हैं और इसके कारण गलियां संकरी हो गई, संकरी में छोटी, तंग, जिससे आना जाना भी हम जल्दी से नहीं कर सकते। तो ये आज की दुनिया की हालत है और मनुष्य भी उतना ही व्यस्त होता चला गया है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लंद फंद का अर्थ है जिसको किसी भी अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया, जस्ट एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं। ओके, देखिए आगे, जिस मकान में रहता हूं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं हुई, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाजें निकाल सकते हो। मैं इसी संकरी और तंग गली में मकानों के एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझ आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते हुए मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि शहरों की हालत बहुत बुरी है। आजकल भारत में स्मार्ट सिटी नाम का एक प्रयत्न चल रहा है। ओके, शहर को स्मार्ट बनाने का, अच्छा सुंदर बनाने का। लेकिन आज हमारी लोक संख्या इतनी बढ़ गई है कि सरकार चाहते हुए भी शहरों को स्मार्ट बनाने की कोशिश में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, जिससे हम में भी झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, जिसे हम झोपड़पट्टी कहते हैं। ओके, ये झोपड़पट्टियां शहरों में बहुत बढ़ रही है और विद्रुपीकरण जिसे हम कहते हैं,
जो 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 एक बहुत अच्छा सुंदरता जो शहरों में दिखाई देनी चाहिए वो नहीं होती है। और इससे क्या हो रहा है, इससे मनुष्य का जीवन बदतर हो रहा है, बुरी की बुरी अवस्था में वो रह रहे हैं। और लेखक कह रहा है कि आदमी का जीवन तो मुश्किल हो गया है, लेकिन पंछी, प्राणी और प्रकृति, इससे हम दूर चले जा रहे हैं। ना यहाँ पर चिड़िया दिखाई देती है, और दिखाई भी दे तो किसी घोंसले में या पेड़ पर नहीं है, तो टेलीफोन के और बिजली के तारों पर वो दिखाई देती है। मानो वो नैसर्गिक प्राकृतिक नहीं है, तो वो कैसी है, मानो रबड़ की या अप्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से वो बनाई गई है। और लेखक कहता है कि आसमान तो मानो यहाँ नहीं दिखाई देता है। जो मुंबई की स्थिति, दिल्ली की स्थिति, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, इन शहरों की स्थिति जब हम देखेंगे तब समझ में आता है कि मानवीय जीवन कितना बुरा हो रहा है। मानव यंत्रवत रह रहा है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक स्थिति उसके यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और लेखक अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेखक अप्रत्यक्ष रूप से जीवन को उलाहना दे रहे हैं। लेखक अप्रत्यक्ष रूप से मानव को ये चेता रहे हैं कि आप अगर अच्छा नहीं रहोगे तो आपके जीवन में केवल और केवल बुराइयां जो है वो दिखाई देगी। ओके, और बढ़ती जो लोक संख्या है, इसी के कारण आज बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती जो लोक संख्या, इसी के कारण गांव के लोग जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, हम पैसे कमाएंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। और इसके कारण शहरों की जो स्थिति है दिन ब दिन खराब हो रही है। ओके, ना सबको पानी मिल पा रहा है, ना सबको रहने के लिए जगह मिल पा रही है, ना प्रकृति का हम आनंद उठा पा रहे हैं। ओके, कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने शहरीकरण के कारण निर्माण हो रहे हैं। और यही जो बुरी अवस्था है यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखी है। और अगर हम देखो, साहित्य का उद्देश्य ये होता है कि मानव के सामने जो कुछ प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर, उन प्रश्नों का हल हम निकाल पाए। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन बहुत बुरी तरह जो है वो होने वाला है और हो रहा है। आज जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज जो बहुत बुरी स्थिति हमें दिखाई दे रही है, इसका कारण कहीं तो मानव ही है। ओके, और इन मुश्किलों को अगर हमें रोकना है तो कहीं तो हमें हमारे गांव की तरफ जो है वो बढ़ना होगा, कहीं तो हमें रोजगार के अवसर गांव की तरफ खोजने होंगे, तब जाके ये सारी जो परेशानियां हैं ये दूर होगी। ठीक है, अब सही साहित्य, इसके बारे में लेखक क्या कह रहे हैं ये जानकारी हम लेंगे। बिल्कुल 2 ही लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। ओके, लेकिन ये 2 लाइन जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कहते हो, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। हाँ, अब देखो, ये ऐसा साहित्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि 2 पंक्तियों में उन्होंने सच्चा साहित्य और सच्चा साहित्यकार क्या होता है ये बताया है। अब देखो, ये पहले मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। क्या होता है, जैसे मानव की विचार शैली होती है, जैसे उसका आसपास का वातावरण होता है, वैसे उसका जीवन बनता है, वैसे उसके विचार जो है वो और डेवलप होते हैं। अब देखना, जैसे मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताता हूँ। ये पूरी दुनिया में, केवल भारत में ऐसा नहीं, अमेरिका में जाओ 2 पक्ष है जिनको 2 वैचारिक विचारधाराएं हैं, बराबर है। वैसे ही भारत में अनेक पक्ष हैं, लेकिन जो मुख्य पक्ष होते हैं उनकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो कई लोग क्या होते हैं, किसी एक पक्ष के ही साइड में होते हैं, भले वे लोग बुरा भी करें, कुछ अयोग्य काम भी करें, लेकिन लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो लेखक होता है, जो समीक्षक होता है, वो किसी एक विचार से अगर वो चलता है तो वो अयोग्य है। समाज में जो जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो भी उसे लिखना पड़ता है, जो जो बुरा दिखाई देता है वो भी उसे लिखना पड़ता है, और समाज और अच्छा कैसा कर सकता है इसके बारे में वो लोगों को मार्गदर्शन देता है। और इसी को लेखक ने कहा है दाई और बाई आंख, यानी जो 2 प्रकार के लोग आपको दिखाई देते हैं, तो उन दोनों की अच्छाइयां और बुराइयां साहित्य के माध्यम से हमें लिखनी पड़ती है। और इसीलिए मैं फिर से एक बार ये वाक्य दोहराता हूं, सही और संपूर्ण साहित्य वह है, सही और संपूर्ण, अपूर्ण साहित्य वो माना जाता है कि जो अधूरा है, और सही साहित्य वो माना जाता है कि जिसने योग्य रूप से जो दिखाई दे रहा है उसको व्यक्त किया है। ठीक है, और क्या है वो, क्या डेफिनेशन है, क्या व्याख्या है उसकी, क्या परिभाषा है अच्छे साहित्य की। तो लेखक कहते हैं जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं।
ठीक है। राइट और लेफ्ट, दाया और बाया जो है, ये कहने का लेखक का मतलब है, यानी जिसे हम चाहते हैं, जिस विचार शैली के हमें उन व्यक्तियों ने जो कुछ किया वो अच्छा ही है, ऐसा मानना यानी साहित्य नहीं होता है। तो सच्चा और सही साहित्य वो होता है जो समाज में योग्य दिशा देने का काम करता है, ठीक है। भले हो विरोधियों ने क्यों किया हो, लेकिन अगर वो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा है तो साहित्य में भी उसी प्रकार लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और ये जिस देश में होता है वो देश कभी पीछे नहीं होता है, ठीक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि केवल विदेशी देश नहीं, तो भारत में भी इस प्रकार का साहित्य लिखा जाता है कि जो बुरा है वो बुरा कहने की हिम्मत लोग रखते हैं, ठीक है। और यही होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, एक मोनोपोली तैयार होती है, कुछ लोग, कुछ राजसत्ताएं सामान्य लोगों का दमन करती है, और सामान्य लोगों को जागरूक करने का काम जो है ये साहित्य के माध्यम से होता है, ठीक है। ये भले ही 2 लाइन है, लेकिन ये 2 लाइन बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, ठीक है। चलो, जो अगला पार्ट है वो हम देखते हैं, जाने खुद को। क्या इस अंश में कहा गया है? अब देखो, एक संभाषणीय जो बात है, तो इसमें क्या बताई गई है कि कंप्यूटर ज्ञान का महासागर विषय पर तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए। ये इन्होंने संभाषणीय कौशल के लिए जो है ये बताया गया है। लेकिन जाने खुद को, इसके बारे में बताते समय क्या कहते हैं लेखक? देखो, 12 नवंबर को ये जो अनुभव है इन्होंने लिखा है। क्या कहते हैं वो? बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। देखो, टाइटल जो होता है, शीर्षक जो होता है, यही हमें सब कुछ बता देता है। टाइटल है, शीर्षक है जाने खुद को, यानी आप अपने आप को जानिए। आपके द्वारा क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्या बुरे काम हो रहे हैं, क्या आपकी शक्तियां हैं, क्या आपके वीकनेस है, ठीक है। तो ये आप जानिए, और एक अच्छा मानव मैं कैसे बन सकता हूँ इसके लिए प्रयास कीजिए। इसलिए आपको पहले अपने आप से बातें करनी होगी, शांति से कुछ समय अपने आप के लिए बिताना पड़ेगा। क्या कहते देखो, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो आत्मचिंतन करने से आप योग्य हो या योग्य हो, आप जो काम कर रहे हो वो किस प्रकार हो रहा है, इसके लिए आपको एक नई दिशा, नए विचार मिलेंगे। उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, ये 2 फायदे यहाँ पे गिनवा रहे हैं कि हम अपने को जान सकेंगे, स्वयं को जान सकेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग हमें कहते हैं उस दंभ में हमें रहना चाहिए कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए लोग आपको बहुत अच्छा कहेंगे, भले आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन लोग अपने स्वार्थ हेतु आपको अच्छा कहेंगे और आपसे अपने काम करवा लेंगे। तो लोगों ने अच्छा कहने के बाद हमें दंभ निर्माण होता है। दंभ यानी एक प्रकार का अहंकार। कैसा अहंकार? कि जो आप नहीं हो, जितने श्रेष्ठ आप नहीं हो, वो अपने आप को मानते हो। तो ये दंभ व्यक्ति के पतन का कारण होता है। तो जब आप आत्मचिंतन करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या मैं बुरा काम कर रहा हूं। तो इस दंभ से आप बचेंगे। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, हम लोगों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप का अर्थ होता है इंटरफेयर करना। जब हम लोगों में इंटरफेयर करते हैं तो वे लोग अपना काम अच्छा नहीं कर पाते। ये स्थिति आपके बारे में भी है। जब आप कोई काम कर रहे हो और दूसरों ने कुछ हस्तक्षेप किया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो आपके विचार बदल जाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के मार्गदर्शन से काम करते हैं। दूसरों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन बहुत सी बात ऐसी होती है कि आपको उस कार्य के प्रति क्या लग रहा है, ये सोच के आपको अपना काम करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि लोगों का मार्गदर्शन आप न ले, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग आपको सही मार्गदर्शन देंगे ही, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, भले ही लोगों का मार्गदर्शन उचित हो, लेकिन आपके लिए, आपकी स्थिति के लिए, आपकी शक्ति के लिए वो योग्य है ही, ऐसा नहीं होगा। बराबर है? जैसे हर एक दवाई हर किसी को लागू होती है, ऐसा नहीं। तो उस व्यक्ति की स्थिति के
स्थिति पर वो निर्भर करता है कि वो दवाई उसे देनी चाहिए नहीं है। मुझे भी बुखार आया और मेरे साथ अन्य किसी व्यक्ति को बुखार आया तो डॉक्टर एक ही दवा देंगे ऐसा नहीं, बराबर। तो मेरी स्थिति जानकर या उसकी स्थिति जानकर, उसकी शारीरिक क्षमता जानकर या फिर दवाई देते हैं। सेम ऐसा ही हमारा और लोगों का होता है। जब हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो वो व्यक्ति उसका कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन जब हम आत्मचिंतन करेंगे कि क्या मैं ये योग्य कर रहा हूँ, क्या मुझे ये सलाह उसे देनी चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से सलाह दे रहे हैं या लोगों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा ही जब हम आत्मचिंतन करेंगे तो उस समय हमें भी समझ में आएगा कि जो लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, वो योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि हर बार लोग आपको बुरी ही सलाह देंगे ऐसा नहीं है, शायद लोग अच्छी सलाह भी देंगे। तो जब हम आत्मचिंतन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लोगों के द्वारा दी गई सलाह योग्य है या अयोग्य है। हमें उनकी सलाह को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना भरोसा हम अपने विचारों पर करते हैं। आगे देखिए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अब देखो, ये जीवन में बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उन्हें हमें करना होगा। क्या? कि हर एक के प्रति हमारे मन में सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और किसी व्यक्ति की कोई बात सुनते नहीं। भले वो अच्छी बात कह रहा है, भले वो हमारी भले की हो, लेकिन हम उसे मन में हम उसका द्वेष करते हैं, उसे हम दूर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी व्यक्ति को सहज रूप से स्वीकृत करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसे आत्मसम्मान भी देना चाहिए, उसे महत्व भी देना चाहिए। उसकी बातें योग्य है तो उसका स्वीकार भी करना चाहिए। ओके, अयोग्य है तो बस सुनो, छोड़ दो, उसको अपोज मत करो। लेकिन जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो भले आपसे छोटा है, लेकिन अगर वो योग्य रूप से कुछ बात आपको समझा रहा है तो उस बात को हमें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना होशियार हूं और समथिंग मैं इतना उच्च हूं। तो ऐसी कोई भी बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। संस्कृत में एक सुभाषित है, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। यानी छोटा सा बालक भी सुभाषित यानी कुछ अच्छी बातें बोलता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बस यही बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं, दूसरा अन्य नहीं अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यानी जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो हमसे अलग है ऐसा मत सोचो। आप देखो, यहाँ पर विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम मराठीमध्ये याला आपण लवचिकता म्हणतो, तसं विचारांमध्ये लवचिकता असली पाहिजे। आपकी सोच में अकड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच में ये यानी ऐसा ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति अनुरूप, काल के अनुरूप, स्थिति के अनुरूप आपको अलग अलग विचारों का स्वीकार जो है ये करना चाहिए। यानी जैसे मैं कहता हूं कि किसी एक स्थिति में अगर आपने ऐसा व्यवहार किया या आपके जो कुछ पुरखे हैं, आपके जो कुछ पुराने लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया तो हमें भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, या निश्चित रूप से हमारे आदर्श किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसा रहना चाहिए, ये निश्चित है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी, उनके सामने क्या चुनौतियां थी और आज की स्थिति क्या है और हमारे सामने आज क्या चुनौतियां है, हमारे शक्ति स्थल कौन से, यानी हमारी पॉजिटिव बातें कौन सी है। ओके, और उसके साथ साथ सी हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ये जानकर हमें व्यवहार करना होगा। बराबर है। लेकिन इसमें हमेशा एक बात याद रखना है कि किसी की बातों पर किसी की बातों को नजरअंदाज हमें नहीं करना है। ओके, कोई व्यक्ति हमसे हर बार बुरी बात कहेगा ऐसा नहीं। तो यही देखो, ये जो पाठ है ना, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। पहले लेखक ने हमें आत्मचिंतन क्या होता है ये बताया है। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमें सही क्या है और अयोग्य क्या है ये पता चलेगा। इससे पहले हमें हमारा आत्मचिंतन अगर हम करेंगे तो हमें हमारे अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण होगा। यस, मैं भी कोई अच्छा हूं, मैंने भी कुछ अच्छा किया है। नहीं तो मानव अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों को ही बार बार याद करता है और इसी के कारण ये दोष निर्माण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुला आकाश इस पाठ का प्रथम भाग हमने देखा है। ये बहुत ही सुंदर ऐसा पाठ है कि जिस पाठ में कुंवर नारायण इन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा हमें किस प्रकार एक आदर्श जीवन जीना चाहिए इसकी सीख हमारे सामने पेश की है। ठीक है, तो इस पाठ का जो अगला अंश है वो
दूसरे वीडियो के माध्यम से हम कुछ ही दिनों में जरूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।